हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स में एटम से। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि एनसीईआरटी के पेजेस से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। 15 या फिर 20 क्वेश्चंस की स्लाइड्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे डेली का डेली। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा एटम से। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपना जो रिवीजन आप कर रहे थे वो तो करते ही रहने हैं, लेकिन साथ में ये वाले जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के पेजेस से जो बन सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, तो इनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं एटम पर हम लोग। ये देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं द थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल यूज्ड इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज। जो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया गया था रदरफोर्ड ने, तो उसमें पूछ रहे हैं कि जो गोल्ड फॉइल ली गई थी उसकी थिकनेस कितनी होती है। तो बेटा ये याद करने वाला क्वेश्चन है। इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है 2.1 × 10⁻⁷ मीटर, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये एनसीईआरटी के पेज 416 से लिया गया है। ठीक है, 416 पेज पर जो थ्योरी दे रखी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकता है वो वाला ये क्वेश्चन है। तो आपको याद कर लेना है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो गोल्ड फॉइल ली गई थी उसकी जो थिकनेस होती है 2.1 × 10⁻⁷ मीटर की होती है। ठीक है, क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, देखो बेटा ये दे रखा है इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड मोर देन 1 डिग्री अबाउट। ठीक है, जो 1 डिग्री से ज्यादा है ना, जो स्कैटर्ड हो जाते हैं, 1 डिग्री से ज्यादा जो स्कैटर्ड होते हैं वो वाले 1 डिग्री से ज्यादा है ना, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 डिग्री, तो वो वाले जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है वो कितने होते हैं। तो याद कर लेना है बेटा ये होते हैं 0.14% के इक्वल। ठीक, 0.14% के इक्वल जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो 1 डिग्री से स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, रट लेना बेटा, इसको याद ही कर लेना है सीधे सीधे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये दे रखा है, ये पेज नंबर 416 से लिया गया है। In alpha particle scattering experiment, number of alpha particles deflected more than 90 degree. 90 डिग्री से ज्यादा से जो डिफ्लेक्ट होते हैं वो होते हैं 1 in 8000। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है बेटा, 1 in 8000, यानी कि 8000 जो अल्फा पार्टिकल्स है उनमें से 1 जो है वो 90 डिग्री के ग्रेटर एंगल से स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आया बेटा? नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कहते हैं रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना निकल के आता था? तो याद रखना है बेटा ये आता था 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर। 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 417 से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, वहां से इसको बनाया गया है। समझ आया बेटा? याद कर लेना है न्यूक्लियस का जो साइज है 10⁻⁻15 से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट n = 1 विल बी मिनिमम, है ना। n = 1 के लिए देखना है कि किसकी रेडियस मिनिमम होगी। तो याद करो बेटा रेडियस का जो फॉर्मूला होता था, जो रिलेशन होता था वो प्रोपोर्शनल टू n² वाला होता था। ठीक है, n²/z। तो z के देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो z की अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई तो जिसका z ज्यादा उसी की रेडियस कम। तो z किसका ज्यादा होगा? देखो इधर तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम दे रखे, इनका तो z कम होगा, और यहां पर लिथियम आ गया, हीलियम आ गया, फिर उसके बाद लिथियम आ गया। ठीक है, तो लिथियम और ज्यादा हो गया, तो लिथियम का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, उसकी वजह से इसकी जो रेडियस है वो सबसे कम हो जाएगी। तो इसका मतलब डबली आयनाइज्ड जो लिथियम एटम होगा उसकी रेडियस सबसे कम होगी। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, Z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो इसमें दे रखा है
if 13.6 electron volt is required to separate a hydrogen atom into a proton and electron, then the velocity of revolving electron is, ठीक है, कहते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम है तो 13.6 की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए। इसका मतलब क्या कि एटम के बाहर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बिल्कुल ही इंफिनिटी तक ले जा करके अलग कर दिया गया है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है उससे। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इसकी यूज की गई है ना, फर्स्ट वाली ऑर्बिट के लिए इतनी आयनाइजेशन, उसको आयनाइज कर दिया गया है। तो पूछ रहे हैं कि उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या रही होगी। तो इसका मतलब जब आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 है तो इसका मतलब फर्स्ट वाली ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया, तो फर्स्ट वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है। तो फर्स्ट वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी, तो nth ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी का देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2.2 × 10⁻⁶ × Z/n, ये होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू तो 1 हो गई और n भी 1 हो गया क्योंकि फर्स्ट वाली ऑर्बिट है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2.2 × 10⁻⁶ मीटर/सेकेंड। तो सेकेंड वाला ऑप्शन बेटा ये सही हो जाएगा, ठीक है। 425 पेज से लिया गया है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया बेटा सबको। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। ये देखो 429 पेज से लिया गया है एनसीईआरटी के, 429 पेज से। इसमें कहते हैं बेटा एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम n = n1 to n = n2. The time period of the revolution of the electron in the initial state is 8 times in the final state. The possible value of n1 and n2. n1 और n2 की ये पॉसिबल वैल्यूज दो दे रखी है, तो बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो एक n1 ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है n2 ऑर्बिट के लिए, ठीक है। तो इनके टाइम पीरियड को हमें कंपेयर करना है। तो इनिशियल वाला जो टाइम पीरियड है t1 का, बाद वाला टाइम पीरियड मान लेते हैं t2 का है, तो दे रखा है कि द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स दैट ऑफ फाइनल स्टेट। मतलब यहां पर जो टाइम पीरियड है वो 8 टाइम्स है फाइनल वाली स्टेट का। तो अगर हम यहाँ का 8 मान ले तो वहां का टाइम पीरियड 1 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि इन दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो कितना आना चाहिए 8:1 के इक्वल आना चाहिए। अब याद करो जो टाइम पीरियड होता था वो किसके प्रोपोर्शनल होता था, n³/z² के प्रोपोर्शनल आता था टाइम पीरियड, ठीक है। यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो t1 के लिए ये n1³ और t2 के लिए ये n2³ के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो इसमें ऐसी वैल्यू हमें देखनी है कि n1³ का रेशियो 8:1 के इक्वल आ जाएगा। समझ रहे ना बात को, n1³ का रेशियो कितना आ जाए 8:1। तो देख लो किसमें आ रहा है, n1 की वैल्यू जैसे 4 रख लो पहले वाले केस में, तो 4 का क्यूब करोगे आप तो कितना आएगा 64, और उसके बाद n2 की वैल्यू 2 रखोगे, 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा 8। तो ये देखो कितना आता है, ये 8:1 आ जाता है। देखो पहले वाले में ही आ गया, फर्स्ट वाले में ही मैच हो गया, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ आया बेटा सबको, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं पेजेस पर जो आप लोगों को देख लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, कहते हैं इफ म्यूनिक हाइड्रोजन एटम इज एन एटम इन विच ए नेगेटिवली चार्ज्ड म्यूऑन ऑफ मास अबाउट 207 me, 207 me का मास दे रखा है, रिवॉल्व अराउंड ए प्रोटॉन, प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है, मतलब बीच में प्रोटॉन है और उस प्रोटॉन के चारों तरफ ये म्यूऑन घूम रहा है जिसका मास 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, ठीक है। वो इसका चक्कर लगा रहा है। फिर कहते हैं रिवॉल्व अराउंड द प्रोटॉन, देन फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ दिस एटम इज, फर्स्ट बोर रेडियस की रेडियस बतानी है कि कितनी हो सकती है, और हाइड्रोजन एटम के लिए जो होती है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो 0.53 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है।
तो याद करो जो रेडियस आती थी हाइड्रोजन एटम में वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी। जो इलेक्ट्रॉन होता था उसकी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी। तो अब देखो हाइड्रोजन एटम में 0.53 है ना, ये एंगस्ट्रॉम हो गई रेडियस फर्स्ट वाली। अब लेकिन नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो करके अब ये म्यूऑन है जिसका मास 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल यूज करते तो इतनी आती है, तो जब म्यूऑन यूज करेंगे तो कितनी आएगी, तो देखो 207 से और नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो 207 से इसमें और डिवाइड कर दो, इतनी एंगस्ट्रॉम वैल्यू आ जाएगी म्यूऑन के केस में। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये बेटा मीटर में अगर हमको निकालना है तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू फिर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाता है 2.56 × 10⁻13 मीटर के ऊपर। ठीक है, बात क्लियर हुई बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें दे रखा है द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन ए हाइड्रोजन एटम in ground state so that it can emit an H gamma line in Balmer series। तो देखो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट का मतलब कि n = 1, ठीक। फिर उसके बाद आता है n = 2, n = 3, n = 4, ठीक है। ऐसे हम लेवल बना सकते हैं, n = 3, ये n = 4, ये n = 5। तो अब देखो ध्यान से, कहते हैं द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू ए हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जब है तो यहां पर पूछ रहे हैं मिनिमम एनर्जी कितनी दे उसको कि जिससे कि ये इमिट कर सके H गामा लाइन इन बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में याद करो कि लाइमन में N1 की वैल्यू 1 होती थी, 1 पर आती थी सारी लाइन ऊपर से, और बामर में क्या होता था n = 2 होता था जहां पर ऊपर से सारी लाइंस आती थी। तो ये बामर वाली है। तो यहाँ पर देखो यहां से लाइन आ सकती है, यहां से आ सकती है ना, यहां से आ सकती है, ऐसा होता है। तो अब देखो क्या करें, यहां पर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब करके कहां तक जा सकता है, मतलब वो पॉसिबिलिटी बतानी है कि जिससे कि H गामा वाली लाइन बामर सीरीज में प्रोड्यूस हो सके। तो H गामा वाली लाइन कौन सी हुई, ये पहली वाली लाइन, ये H अल्फा हुई, ये दूसरी वाली H बीटा हुई, ये तीसरी वाली H गामा। तो देखो जब यहां से अब्जॉर्प्शन होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है और फिर उसके बाद यहां से यहां जा सकता है। तो जब यहां से यहां जाएगा तब H गामा वाली लाइन प्रोड्यूस हो रही होगी। तो फिर इसका मतलब कि कितनी एनर्जी चाहिए मिनिमम, तो देखो ग्राउंड स्टेट से लेकर फाइनली कहां पर पहुंच रहा है, n = 5। तो इन्हीं दोनों लेवल्स का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए इसको H गामा वाली लाइन को प्रोड्यूस करने के। तो डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे, तो ध्यान करो, जो E होता था nth ऑर्बिट के लिए -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता था। तो फर्स्ट वाली लाइन के लिए कितनी हो जाएगी एनर्जी, E1 = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 5 वाले के लिए कितनी हो जाएगी, याद करो, ठीक, इसमें डिवाइड करके रख दो, वैसे ये याद होनी चाहिए। 5 वाले के लिए कितनी आती है, नियर अबाउट -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी, ठीक है। तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ध्यान से देखो 13.06, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 13.06 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आया बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 427 से लिया गया है। देखो क्या है क्वेश्चन, कहते हैं हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट एब्सॉर्ब्स ए फोटोन एंड इज एक्साइटेड टू n = 4। ग्राउंड स्टेट से फोटोन को एब्सॉर्ब करके n = 4 पर जा रहा है। फिर पूछ रहे हैं देन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज नियरली, जो फोटोन की वेवलेंथ होगी वो पूछ रहे हैं कि कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी, ये निकालना है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब n = 1,
और यहां से कहा जा रहा है n इज इक्वल टू 4, तो लैम्डा निकालना है। तो याद करो लैम्डा वाला फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये पे वैल्यू रख देते हैं बेटा। तो ये देखो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r, और इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो बनेगा ये 15/16। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, पलट दो इसको, 16 अपॉन 15r के इक्वल। तो इसको लिख सकते हैं 16/15, और जो 1/r होता है इसको 912 एंगस्ट्रॉम के इक्वल लिख सकते हैं। 1/r की वैल्यू याद कर लो बेटा, 1/r इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। ठीक है, याद कर लीजिए। अब बस इसको सॉल्व करना है, एक ऑप्शन हमारा आ जाएगा, शायद 970 के इक्वल आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ आया बेटा सबको? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखो दे रखा है द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज 1215 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट वाली लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ है वो इतनी है। तो कहते हैं द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 421 पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला भी जो यूज किया था बेटा, वही वाला यूज करना है। तो देखो क्या था, 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए ये रख दो 1215 इक्वल टू r। ठीक, अब ये फर्स्ट वाली लाइन है बामर सीरीज, सॉरी लाइमन सीरीज की, तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर उसके बाद सेकंड वाली कंडीशन के लिए हमें क्या निकालना, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ये निकालनी है। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r। अब बामर में n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के इक्वल, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर और माइनस जहां से फर्स्ट वाली लाइन आएगी वो 3, तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, बस दोनों को डिवाइड कर दो और लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये ऑप्शन आ जाता है 11 का थर्ड वाला, ये 6563 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? समझ आया सबको? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 425 से लिया गया है। The ratio of the speed of electron in the ground state of hydrogen atom to the speed of light in vacuum is, ये इस टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं। देखो याद करो बेटा, जो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता था nth ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला जो होता था वो एक तो होता था 2.2 × 10⁶ Z/m के इक्वल, और एक और फॉर्मूला होता है उसको याद कर लो, ये होता है C/137 टाइम्स Z/m के इक्वल। C वेलोसिटी ऑफ लाइट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 = C/137। ठीक है, z की वैल्यू तो 1 हो गई, n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट का रेशियो निकालना है बेटा यहाँ। तो c यहाँ नीचे ले आओ, तो v1/c = हो जाएगा देखो 1/137। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया बेटा सबको? ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं इसमें, कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि फर्स्ट वाली ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन है निकाल करके इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, बिल्कुल अलग कर देते हैं, तो इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फोटॉन, एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है उसको इतने एनर्जी का फोटॉन दे देते हैं। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस हो रही होंगी ये हमें निकालना है। तो ऐसे देखो इसको कि n = 1 पर हम इसको एनर्जी दे रहे हैं 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो
देखो कि पहले चेक करो कि किस ऑर्बिट पर ये पहुंचेगा, है ना, कहां पर ये पहुंचेगा, वहां से फिर स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगी। फिर जब वो नीचे आएगा तो किस ऑर्बिट पर पहुंचेगा, यानी कि n इक्वल टू कितने पर पहुंच रहा होगा, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करो कि यहाँ की जो एनर्जी होती है 13.6, उसमें ये वाली एनर्जी को जोड़ दो 12.1। अब देखो कितनी एनर्जी आती है। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो ये माइनस का ये प्लस का तो घट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1.5। तो माइनस का 1.5 याद करो किस ऑर्बिट की एनर्जी होती थी, थर्ड वाले की होती थी। तो ये n की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी, यानी यहां पहुंच गया। अब n इक्वल टू 3 आ रहा है। तो वैसे तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, n(n-1/2) है ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। लगा दो यहां पर, जहां पर ये पहुंच रहा है n इक्वल टू 3 पर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 3 प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और नहीं तो एक और तरीका भी है, यहाँ आप समझ सकते हो ऐसे कि यहाँ पर पहुंचा तो देखो यहाँ से ये यहाँ डायरेक्ट आ सकता है, और एक तरीका और है, यहाँ से यहाँ आएगा फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो देखो 3 स्पेक्ट्रल लाइन इस तरीके से ये प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर बेटा सबको? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये एनसीईआरटी के पेज 428 से लिया गया है, 428 पेज से। देखो क्या कह रहे हैं, बोर्स बेसिक आइडिया ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स इन एटम्स एंड प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ photons from the higher energy level to the lower energy levels was experimentally confirmed by the experiment performed by। ये आपको याद कर लेना है कि बोर्स के जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे, है ना, उसको एक्सपेरिमेंटली जो परफॉर्म किया था वो फ्रैंक और हर्ट्ज ने किया था। ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये याद कर लेना है इसके लिए। ठीक है, बोर्स बेसिक आइडिया ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, ये जो लेवल्स के लिए एक्सपेरिमेंट जिन्होंने दिया था फ्रैंक और हर्ट्ज ने दिया था, याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहते हैं इसमें, इफ E is the energy of nth orbit of hydrogen atom, the energy of nth orbit of helium ion will be। हीलियम आयन के लिए निकलवा रहा है, तो Z यहां चेंज हो गया बेटा, है ना, Z चेंज हो गया। एनसीईआरटी के पेज 425 से ये लिया गया, Z चेंज हो गया। तो एनर्जी लेवल जो होता था, याद करो एनर्जी लेवल वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो हाइड्रोजन के लिए तो ये हो जाता था Z की वैल्यू 1, और अब है हीलियम, हीलियम क्या होता है 2He4, तो 2 आ जाएगी वैल्यू। तो Z की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स एनर्जी हो जाएगी अब हाइड्रोजन एटम की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया बेटा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो कहते हैं, ये पेज नंबर 429 से लिया गया है एनसीईआरटी के। देखो इसमें क्या कहते हैं, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज नियरली। पास्चन सीरीज, ठीक है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फोन, ये वाली सीरीज होती थी बेटा, याद करिए, है ना। लाइमन यहां पर, बामर यहां पर, पास्चन यहां पर, ठीक, फिर ब्रैकेट, फिर फोन, ठीक है। तो बामर के लिए n1 की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी, और n2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6 ऐसे इंफिनिटी से। तो हमसे क्या कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट वाली वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वाली वेवलेंथ के लिए आप ऐसे याद रखो, देखो ऐसे लाइन बनती है ये, जैसे 3 से 2 में आ सकती है, 4 से 2 में, 5 से 2 में। तो आप ऐसे याद करो कि जो ये लेंथ होती है ना बेटा, लेंथ, ये इसका उल्टा होता है वेवलेंथ। जिसकी लेंथ आपको कम नजर आ रही है, समझ लो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, और जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो सबसे कम वाली वेवलेंथ किसकी होगी, जो इंफिनिटी से आ रही है लाइन n = 2 पर, ये सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। उल्टा याद रखिए आप, शॉर्टेस्ट वाली वेवलेंथ इंफिनिटी से जो यहां आ रही होगी उसकी हो जाएगी। अब ये कितनी होगी, उसके लिए फॉर्मूला लगाओ, 1/λ =
1/n1 स्क्वायर, n1 हो जाएगा इसका 2 का स्क्वायर और -1/n2 स्क्वायर मतलब इंफिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा 1/λ = r/4। यहां से आ जाएगा λ = 4/r, तो ये बन जाएगा 4 × 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको तो लगभग ये कितना आ जाता है 820। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 16 का फॉर्मूला सही है बेटा, 820 आ जाएगा ये नैनोमीटर। ठीक, नैनोमीटर में निकाला गया। समझ आया बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये एनसीईआरटी के पेज 432 से लिया गया है, 432 पेज पर। देखो क्या कहते हैं, if there are n atoms in a source of laser light and each atom is emitting light with intensity I, then the total intensity produced by it is। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, याद करने वाला। देखो याद रखो बेटा कि अगर मान लो हमारे पास नॉर्मल सोर्स है, अगर नॉर्मल सोर्स है, ठीक, ये नॉर्मल सोर्स, और उसमें मान लो उसके अगर n एटम्स है और हर एटम की इंटेंसिटी I के इक्वल है, हर एटम की इंटेंसिटी I के इक्वल, तो जो नॉर्मल सोर्स की जो इंटेंसिटी होती है, जब किसी पॉइंट पर इस सोर्स से लाइट पड़ती है तो उसकी इंटेंसिटी Ni के इक्वल होती है नॉर्मल सोर्स की। लेकिन अगर लेजर सोर्स है, लेजर सोर्स, तो लेजर सोर्स के लिए याद रखिए कि अगर n एटम्स है इसमें और सबकी इंटेंसिटी अगर I के इक्वल है, तो इससे जो इंटेंसिटी गिरती है किसी डिस्टेंस पर, उस इंटेंसिटी की वैल्यू n² टाइम्स I हो जाती है, n² टाइम्स I। याद कर लो इसको, क्योंकि लेजर सोर्स से जो लाइट निकलती है ना, वो बेटा एक कांस्टेंट फेज में एक ही डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, ये बहुत ज्यादा इंटेंस रहती है। लेकिन जो नॉर्मल सोर्स होता है वो इंटेंस नहीं होती है लाइट, उसकी चारों तरफ लाइट जाती है, इधर उधर इधर उधर, है ना। तो इस वजह से उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम मिलती है, लेकिन लेजर सोर्स की इंटेंसिटी ज्यादा मिलती है। तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो जितने एटम्स है उसके स्क्वायर टाइम्स हो जाती है। तो आपको याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। एनसीईआरटी में दिया गया है, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ बेटा? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये एनसीईआरटी के पेज 425 से लिया गया है, 425। देखो क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? देखो एंगुलर मोमेंटम mvr ये nh/2π के इक्वल होता था, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, गलत हो जाएगा। रेडियस ऑफ ऑर्बिट r प्रोपोर्शनल टू n²/z होता था, n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी गलत हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम mvn, ठीक, और vn ये किसके प्रोपोर्शनल होता था? z/n, है ना, तो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये आ रहा है मोमेंटम, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो -13.6 n²/z² होता है। ठीक है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो क्या कहते हैं इसे, कहते हैं द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय। फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन एटम किसने डिस्कवर्ड की थी, है ना। तो देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, आप याद कर लीजिए इसको। क्या कंफ्यूजन होता है? तो पहली लाइन होती है लाइमन सीरीज, है ना, फिर बामर, फिर पास्टियन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड। ठीक, तो आंसर ऐसा लगता है कि लाइमन वाला सही होगा, लेकिन ये गलत है, बामर वाला सही है। तो याद रखिए आपकी सबसे पहले जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो किसने खोजी थी? बामर ने खोजी थी, बामर ने अपनी वाली लाइंस जो विजिबल लाइट में आती है, ठीक है, बामर ने खोजी थी। फिर उसके बाद खोज हुई लाइमन की, फिर पास्टियन की, फिर ब्रैकेट की, फिर फुंड की। ठीक है, तो पहला आंसर सही है बामर, याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कहते हैं इन ए हाइड्रोजन एटम टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। टोटल एनर्जी कितनी होगी? एनसीईआरटी के 420 पेज से लिया गया है। ठीक है, 420।
तो क्या होगी टोटल एनर्जी, ये निकालना है। तो बेटा वैसे तो याद होनी चाहिए, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है, -e²/8ε0r होगी। ठीक है, कैसे निकलता है देखो समझ लो। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा mv²/r, और ये कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स से, जिसकी वैल्यू होगी 1/4πε0e²/r²। ठीक है, r से r देखो बेटा कैंसिल, mv² बन जाएगा e²/4πε0r। इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करो, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया e²/8πε0r। देखो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है इसमें। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U = 1/4πε0 E इंटू -e प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये विद साइन कंसीडर करेंगे, अपॉन r तो बन जाएगा -e²/4πε0r। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा -e²/8πε0r। समझ आया बेटा सबको? ठीक है, तो ये हम लोग के 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए जो एनसीईआरटी के पेजेस से कलेक्ट किए गए थे। ठीक है, तो बेटा आप इसी तरीके से आगे भी हम लोग और भी क्वेश्चंस आपको देते रहेंगे। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा कि अगर मान लीजिए पेजेस से कोई क्वेश्चन बन के आ जाता है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये ऐसा एक समझ लीजिए प्लेटफॉर्म है जो चल रहा है आपके लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट वाले ऐसे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के पेज से बन करके आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, जो बनाए जा सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टर्न पे इसकी नेक्स्ट वाली स्लाइड हम लोग डिस्कस करेंगे तब से। ठीक, ओके बेटा, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक आपको। ओके, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर।